हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम साधना, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में। आज हमने यहाँ पे सीडीपी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है संवेग में वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वजन में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास और वृद्धि क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। बट इसमें क्या है, बहुत सारे डाउट होते हैं कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। जब हमें विकास नहीं पता होगा, वृद्धि नहीं पता होगी, तो हम कैसे उसका तात्पर्य निकालेंगे। तो विकास जो होता है इसकी कोई समय सीमा नहीं होता है। ये क्या होता है, अनलिमिटेड, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ये निर्धारित नहीं होती है। बट जो वृद्धि होती है इसकी समय सीमा होती है, ये निश्चित समय तक चलती है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि तनाव, तूफान और क्रोध की अवस्था है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि तनाव, क्रोध, तूफान की अवस्था क्या है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु हैं, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो हैं, ऑप्शन नंबर सी वाटसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुकरात। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो हैं वाटसन। व्यवहारवाद कब आया? तो आया 21वीं सदी में। 21वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। और किसने माना? वाटसन ने। वाटसन लाया इसको। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 है तर्क जिज्ञासा। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है और वो निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। शक्ति का विकास कब होता है? तो ऑप्शन नंबर हैं 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 9 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 13 वर्ष। तो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो होता है 11 वर्ष में। कब होता है? 11 वर्ष में। 11 वर्ष में यानी कि 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है कि वो तर्क वितर्क करना सीख जाता है। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे ऑप्शन पे लिए हैं। अब जो हमने यहाँ पे बताएंगे वो विदाउट ऑप्शन के बताएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो सीखने का सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन दिया है? तो थॉर्नडाइक। इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 6 है जो ऑप्शन पे है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किया? तो नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे साहब, ऑप्शन नंबर बी है लॉरेंस कोहलर वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है फ्राइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विलियम जेम्स। तो जो नैतिक विकास के प्रतिपादक हैं वो हैं लॉरेंस कोहलर वर्ग।
कौन है? लॉरेंस कोहलर। जिसे सी है, ऑप्शन सी है क्या है? फ्राइड। अब फ्राइड का पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है, इन्होंने नैतिक विकास का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ? तो 21वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद को मानने वाले वाटसन ने 21वीं शताब्दी का प्रतिपादन किया और इसमें क्या तय हुआ? तय हुआ व्यवहारवाद का आधार। इक्कीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार व्यवहार का आधार, और इसको किसने दिया? तो इसको दिया वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है? तो इसको लिखा है विलियम जेम्स ने। कौन लिखा है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बालू का सिद्धांत किसने दिया? तो बालू का जो सिद्धांत है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बालू का सिद्धांत दिया। बालू का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? एक होता है बहुकारक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, इसका दूसरा और एक नाम क्या है? बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो है परमाणुवादी सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि क्या है? अभी यहाँ पे पूछ लिया जाता कि बुद्धि किसे कहते हैं, तो उसमें हो जाता सीखने समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। बट क्या है, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता कि किसके पास कितनी बुद्धि है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया है कि बुद्धि अधिगम है, ऑप्शन नंबर बी है समझने की शक्ति है बुद्धि, या फिर सी ऑप्शन है बुद्धि अमूर्त है, ऑप्शन नंबर डी है सोचने की योग्यता है। अगर होता बुद्धि किसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होता, सोचने समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धि क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि बुद्धि अमूर्त है, क्योंकि बुद्धि दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो बुद्धि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो है फ्रांसिस गाल्टन ने। कौन किया? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब किया? तो 1885 में किया। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया, और कब किया? 1885 में किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुनर्बलन का जनक कौन है? पुनर्बलन के जनक कौन है? तो है मिस्टर हल। कौन है? मिस्टर हल है। पुनर्बलन के जनक मिस्टर हल हैं। और पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया? तो B.F. स्किनर ने किया। कौन किया? B.F. स्किनर। पुनर्बलन के जनक हल हैं और पुनर्बलन का प्रयोग किया है B.F. स्किनर ने। ये दोनों क्वेश्चन डाउट क्रिएट करते हैं कि पुनर्बलन के जनक कौन है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हल है या स्किनर है। तो जो जनक है वो हल है और प्रयोग किसने किया? तो स्किनर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक किसने लिखी? द साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है थॉर्नडाइक ने। कौन लिखा है? थॉर्नडाइक ने।
एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी है, और द साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं मिस्टर वाल्फ। कौन है? वाल्फ। वाल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है, या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल अध्ययन के जनक कौन है? बाल अध्ययन के जनक कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए कि बाल अध्ययन के जनक जो हैं वो हैं स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन का सिद्धांत दिया था, स्टेनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार ट्रेन करता है कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। इसमें दोनों में काफ़ी डाउट क्रिएट होते हैं कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। तो अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, तभी हम ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो अपसारी का मतलब होता है किसी एक समस्या को कई तरीके से प्रस्तुत करना। किसी एक समस्या कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी एक समस्या को कई तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या है? अपसारी चिंतन है। जैसे वो क्या कह रहे थे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया गया कि ताजमहल के बारे में आप कुछ बताइए, तो वो क्या बताएगा कि ताजमहल आगरा में है, बहुत अच्छा है, ऐसा बना है, बहुत सुंदर बना है। तो क्या वो अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में बताएगा? वही चीज़ हम किसी और बच्चे से पूछ लेते हैं तो कुछ और बताएगा। तो क्या होता है कि किसी एक समस्या को कई तरीके से प्रस्तुत करना, तो वो होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है? किसी एक समस्या को, वो समस्या किसी भी कंडीशन में हो, बट उसका आंसर एक होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? सटीक आंसर होना चाहिए, वो अभिसारी चिंतन में आ जाता है। किसी एक समस्या का सटीक उत्तर देना अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है कि भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। तो उसमें क्या कोई कन्फ्यूजन है कि भारत की राजधानी क्या है? उसमें सभी को पता है कि एक ही राजधानी है, वो भी न्यू दिल्ली है। तो हर बच्चा इसमें क्या बताएगा कि न्यू दिल्ली है।
बट इसमें क्या होता है कि इसमें हमने जैसे बताया कि अगर ताजमहल के बारे में पूछ लिया गया तो बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे, अपने तरीके से उत्तर देंगे, अपने शब्दों में देंगे। बट अब अभिसारी चिंतन में क्या होता है, किसी एक समस्या का एक ही सटीक उत्तर होता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। बच्चा किसी भी हाल में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, बट उसका आंसर एक ही होगा, एक ही तरीके से देगा, तो हो जाएगा अभिसारी चिंतन। क्लियर है। यहाँ पे आज हमने बताया 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लिए हैं CDP से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।